मुंबई की एक व्यस्त दोपहर थी। लोग बैंक में आ जा रहे थे। कोई चेक जमा करवा रहा था, कोई लोन के लिए पूछताछ कर रहा था और कोई लाइन में खड़ा इंतजार कर रहा था। तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास पल भर रुककर किसी अनजान चेहरे को देखने की फुर्सत नहीं थी। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बैंक के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनका नाम था राघव जी। लगभग 74 वर्ष की उम्र, दुबली काया, झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में वर्षों की चुप्पी समाई हुई। उन्होंने एक पुराना सा, धूप से जला हुआ हल्के भूरे रंग का कुर्ता पहन रखा था, नीचे सफेद धोती और पाँव में घिसे हुए चमड़े के सैंडल। उनके हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें शायद बैंक के कुछ कागजात और उनका एटीएम कार्ड था। वो धीरे धीरे चलकर बैंक के काउंटर पर पहुंचे। वहां की युवा महिला कर्मचारी ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाँ जी, कैसे मदद करूं? राघव जी ने कांपते हुए हाथों से एटीएम कार्ड निकाला और बोले, मुझे 5 लाख रुपए निकालने हैं। कर्मचारी चौंकी। उसने कार्ड लिया और सिस्टम में डिटेल्स देखने लगी। उसके चेहरे पर अचानक एक संदेह की रेखा खिंच गई। उसने कार्ड वापस करते हुए कहा, सर, इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए आपको आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र देना होगा। कृपया डॉक्यूमेंट दिखाएं। राघव जी कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपने कुर्ते की जेबें टटोलना शुरू किया, फिर धोती की तहों में कुछ ढूंढा, लेकिन चेहरा बताने लगा कि जो चाहिए था वो नहीं मिला। शायद शायद मैं घर पर ही भूल आया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कर्मचारी का चेहरा अब बदलने लगा था। मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी आवाज में एक तरह की खींच आ गई थी। सर, बिना आईडी प्रूफ के हम कैश रिलीज नहीं कर सकते। यह बैंक की पॉलिसी है। इतने में पीछे लाइन में खड़े एक आदमी ने जोर से कहा, भाई, ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं बैंक में? न कागज होते हैं, न समझ। एक महिला ग्राहक ने फुसफुसाते हुए अपनी सहेली से कहा, लगता है कोई बुजुर्ग पेंशनर हैं, शायद पैसे नहीं हैं, बहाना बना रहे हैं। राघव जी ने वो शब्द सुने और उनके चेहरे पर एक सूखी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। कर्मचारी ने फिर कहा, अब की बार थोड़े तीखे स्वर में, सर, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते तो कृपया लाइन से हट जाएं। औरों का समय मत लीजिए। वो खड़े तो रहे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। चारों ओर से आती आवाजें, नजरें कानों में चुभती सी महसूस हो रही थीं। उसी समय बैंक के मैनेजर मिस्टर शर्मा वहां आए। उन्होंने राघव जी को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, सर, अगर आपके पास वैध पहचान पत्र नहीं है तो हमें सुरक्षा कारणों से आपको बाहर जाना पड़ेगा। कृपया असुविधा न उत्पन्न करें। बैंक का सुरक्षा गार्ड थोड़ा नजदीक आ गया। राघव जी ने नीचे देखा, फिर अपना कार्ड वापस जेब में डाला और एक लंबी सांस ली। वो चाह रहे थे कि किसी तरह अपने बेटे आरव को फोन करें, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फोन जेब से निकाला, देखा कि वह बंद हो चुका था, बैटरी खत्म। अब वो और भी असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने आसपास किसी से फोन मांगने की कोशिश की। एक महिला ग्राहक ने आंखें चुराते हुए कहा, सॉरी, मैं व्यस्त हूं। एक नौजवान ने तो उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे वे इस भीड़ में अकेले थे, एक पराया चेहरा अपने ही देश में। थक हार कर वो बैंक के कोने में रखी एक प्लास्टिक कुर्सी पर बैठ गए। भीड़ चलती रही, लेन देन चलते रहे, लेकिन उस एक बुजुर्ग आदमी की खामोशी किसी को नहीं दिखी। राघव जी की आंखों में उस वक्त कोई आंसू नहीं थे, लेकिन जो दर्द भीतर था वो उनकी झुकी हुई पीठ और कांपते हाथों में साफ झलक रहा था। कुछ मिनट बाद उन्होंने फिर एक बार हिम्मत कर किसी ग्राहक से फोन मांगा,
लेकिन जवाब वही, सॉरी अंकल, मेरे पास बैलेंस कम है। ऐसा लग रहा था जैसे बैंक का हर कोना अब उनके खिलाफ हो गया हो, हर चेहरा एक दीवार बन गया हो। राघव जी सोच रहे थे, क्या यही है वो शहर जहां मैंने जिंदगी भर काम किया, टैक्स दिया, लोगों की मदद की। आज जब एक गलती से मैं पहचान पत्र भूल गया तो मुझे इस तरह धक्का दिया जा रहा है। भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन वो अब भी खामोशी से बैठे थे, बिना किसी से कुछ कहे। बाहर की धूप अब तेज हो गई थी, लेकिन बैंक के भीतर की ठंडक में एक अजीब सी बेरुखी थी, ऐसी ठंडक जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूती थी। और तभी बैंक के मुख्य द्वार से एक हल्की सी हवा चली और साथ ही आई एक नई किरदार की उपस्थिति जो इस कहानी की दिशा ही बदलने वाली थी। राघव जी उसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे थे जहां उन्हें बैठने की अनुमति तो किसी ने नहीं दी थी, पर किसी ने मना भी नहीं किया था। यह वही जगह थी जहां लोग अक्सर अपने नंबर का इंतजार करते हुए बैठते हैं, लेकिन आज यह कुर्सी उनके लिए एक अस्थायी शरण बन गई थी। उनके हाथ घुटनों पर टिके थे, उंगलियां आपस में उलझी हुई, जैसे मन ही मन किसी अदृश्य डर से जूझ रही हों। बैंक के भीतर का शोर लगातार बना हुआ था। मशीनों की बीप, कागजों की सरसराहट, लोगों की तेज आवाजें, सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस शोर के बीच एक और आवाज थी जो धीरे धीरे राघव जी तक पहुंच रही थी। यह फुसफुसाहटों की आवाज थी। देखा, आजकल ऐसे लोग बहुत हो गए हैं, किसी ने पीछे से कहा। हाँ, न पहचान पत्र, न ढंग के कपड़े। पता नहीं बैंक क्यों इन्हें अंदर आने देता है, किसी और की आवाज आई। एक नौजवान जो शायद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अपने मोबाइल पर बात करते हुए बोला, यार, ऐसे लोगों की वजह से ही लाइन स्लो हो जाती है। टाइम की वैल्यू ही नहीं समझते। ये शब्द सीधे राघव जी के कानों में पड़े। उन्होंने पलटकर देखने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने किसी की आंखों में आंखें डाल दी तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। उनकी पीढ़ी ने हमेशा चुप रहना सीखा था, अपमान के सामने भी। कुछ दूरी पर खड़ी वही महिला कर्मचारी जिसने पहले उनसे बात की थी, अपने सहकर्मी से धीमी आवाज में कह रही थी, मैडम, ऐसे केस में हमें सख्त रहना पड़ता है। पता नहीं कहीं धोखाधड़ी न हो जाए। लेकिन वो तो बस एक बूढ़े आदमी हैं, सहकर्मी ने कहा। बूढ़ा होना कोई गारंटी नहीं है, महिला कर्मचारी ने कंधे उचका दिए। राघव जी ने यह भी सुना। उनके भीतर कुछ चुभा, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें याद आया कि कभी वे भी इसी शहर में एक दफ्तर में काम करते थे, रोज समय पर निकलते, फाइलें संभालते, लोगों की बातें सुनते। तब उनके कपड़े नए होते थे, जूते चमकते थे, और लोग उन्हें सम्मान से सर कहकर बुलाते थे। अब वही शहर, वही लोग, लेकिन नजरिया बदल चुका था। मैनेजर शर्मा फिर से वहां आए। उन्होंने एक नजर राघव जी पर डाली और फिर गार्ड की ओर इशारा किया। ध्यान रखिए, ये यहीं न बैठे रहें। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन्हें बाहर बैठने को कहिए। गार्ड ने हिचकिचाते हुए राघव जी से कहा, अंकल, आप बाहर बैठ जाइए, अंदर ग्राहकों की भीड़ है। राघव जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस थकान थी। बेटा, मैं बस अपने बेटे को फोन करना चाहता हूं। फोन बंद हो गया है। गार्ड ने कुछ नहीं कहा। उसने नजरें चुरा लीं, जैसे यह उसकी जिम्मेदारी ही न हो। राघव जी धीरे धीरे खड़े हुए। उनका शरीर भारी लग रहा था, जैसे हर कदम के साथ उम्र और अनुभव दोनों बोझ बन गए हों। वे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन बाहर की तेज धूप उन्हें रोक रही थी। उन्हें लगा, शायद यहीं बैठ जाना बेहतर है। वे फिर से कुर्सी पर बैठ गए। अब उनकी सांस थोड़ी तेज थी।
छाती में हल्की जकड़न महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को संभाल रहे हों। मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या एक पहचान पत्र भूल जाना किसी इंसान की पूरी पहचान छीन सकता है? पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, आजकल तो हर कोई अमीर बनने का नाटक करता है। दूसरे ने जवाब दिया, अगर इनके पास सच में पैसे होते तो ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आते। ये वाक्य उनके भीतर किसी पत्थर की तरह गिरे। राघव जी को लगा जैसे उनकी गरिमा, उनकी उम्र, उनके अनुभव सब कुछ धीरे धीरे इस बैंक के फर्श पर बिखर रहा हो। उन्होंने अपनी जेब फिर से टटोली, शायद कहीं कोई कागज मिल जाए। एक पुरानी रसीद निकली, एक छोटा सा नोट जिस पर किसी अनजान बच्चे का नाम लिखा था, भी बच्चा जिसके इलाज के लिए वे आज इतनी बड़ी रकम निकालने आए थे। उन्होंने उसे मुट्ठी में भींच लिया। उन्हें लगा, अगर आज पैसे न मिले तो शायद देर हो जाएगी। यह सोचकर उनका मन और भारी हो गया। उन्होंने फिर से किसी से फोन मांगने की कोशिश की, इस बार एक मध्यम उम्र के आदमी से। भाई साहब, एक कॉल करनी है। आदमी ने तुरंत हाथ हिला दिया। नहीं नहीं, आजकल बहुत स्कैम चलते हैं। राघव जी ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, बस यही शब्द निकले। अब उनके भीतर एक अजीब सी खालीपन थी। गुस्सा भी नहीं, आंसू भी नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। बैंक के कांच के दरवाजे खुलते बंद होते रहे। लोग आते जाते रहे। किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक बुजुर्ग आदमी वहां बैठा है, जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी के लिए लड़ रहा है। समय जैसे रुक सा गया था। और तभी बाहर से आती कदमों की आहट ने इस जमी हुई हवा को थोड़ा सा हिला दिया। किसी के आने से माहौल में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। राघव जी ने आंखें खोलीं। दरवाजे पर एक युवा लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक सहज जिज्ञासा थी। उसकी नजरें भीड़ से गुजरती हुई अनायास ही राघव जी पर ठहर गईं। वह अभी कुछ कहने या करने वाली नहीं थी, लेकिन उसके ठहरते हुए कदम इस बात का संकेत थे कि शायद अब यह कहानी सिर्फ अपमान और चुप्पी तक सीमित नहीं रहने वाली थी। यहीं से कुछ बदलने वाला था। दरवाजे से अंदर प्रवेश करती वह लड़की साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो भीड़ में उसे अलग बनाती थी। हल्के नीले रंग की कुर्ता और सफेद सलवार पहने, उसके कंधे पर एक पुराना सा बैग था जिसमें शायद किताबें और कुछ नोटबुक थीं। बाल एक चोटी में बंधे हुए थे और माथे पर बिंदी नहीं थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो यह बताती थी कि वह चीजों को केवल देखती नहीं, महसूस भी करती है। उसका नाम था अन्यायक समाजशास्त्र की छात्रा, जो हाल ही में एक निजी बैंक में इंटर्नशिप कर रही थी। वह असल में बैंक के पीछे वाले सेक्शन में काम करती थी, लेकिन आज किसी मीटिंग की वजह से उसे सामने के हिस्से में आना पड़ा। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नजर सीधे उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो एक कोने में चुपचाप बैठे थे। भले ही वह उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन उनके चेहरे की थकान और आंखों की चुप्पी ने उसे झकझोर दिया। अन्या कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके आसपास की दुनिया चलती रही, लेकिन उसकी नजरें अब सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थीं, राघव जी। उसने धीमे धीमे उनके पास जाना शुरू किया। राघव जी ने उसकी आहट सुनी, लेकिन नजरें नहीं उठाईं। उन्होंने मान लिया था कि शायद कोई और ग्राहक उनकी उपस्थिति से परेशान होकर कुछ कहने आया है। नमस्ते दादाजी, एक नरम लेकिन स्पष्ट स्वर ने राघव जी को चौंका दिया। उन्होंने सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादी लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ। न उसकी आंखों में शक था, न उपेक्षा।
वह वहीं खड़ी रही बिना किसी हिचकिचाहट के। क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। राघव जी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोले, मैं बस अपने बेटे को फोन करना चाहता था। फोन बंद हो गया है। किसी से मांगने की कोशिश की लेकिन वाक्य अधूरा छूट गया। अन्या ने बात पूरी करने की जरूरत नहीं समझी। उसने तुरंत अपने बैग से फोन निकाला और आगे बढ़ाकर कहा, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर बताइए, मैं डायल कर देती हूँ। राघव जी थोड़े हैरान हुए। इतने अपमान और ठुकराए जाने के बाद किसी ने इतनी सहजता से मदद की पेशकश की थी कि वे एक पल को बोल ही नहीं पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरी बात सुन रहा है, उन्होंने धीमे से कहा। अन्या मुस्कुराई। कभी कभी सबसे जरूरी चीज यही होती है, किसी की बात सुनना। उसने उनके निर्देशानुसार नंबर डायल किया और फोन उनके हाथ में दिया। राघव जी ने कांपते हाथों से रिसीवर पकड़ा और फोन कान से लगाया। हेलो, आरव, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। राघव जी ने फोन नीचे किया और उदासी से देखा, शायद ऑफिस में व्यस्त होगा। अन्या ने फोन वापस लिया। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। उसने दोबारा कॉल किया। इस बार थोड़ी देर तक इंतजार किया। तभी कॉल कट गया। राघव जी अब और परेशान दिखने लगे। उन्होंने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अन्या को दिखाया। यह उस बच्चे का नाम है जिसके लिए मैं पैसे निकालना चाहता था। अस्पताल से कॉल आया था कि ऑपरेशन के लिए पैसे तुरंत चाहिए। अन्या ने कागज देखा। उस पर नाम लिखा था, शिवम, उम्र 7 साल, बाल अस्पताल, पुणे। वह चुप हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह बुजुर्ग व्यक्ति केवल अपने लिए पैसे नहीं निकालना चाह रहे थे। उनके पीछे एक मकसद था, एक जरूरत थी जो समय से बंधी हुई थी। तभी बैंक के मैनेजर शर्मा जी ने उन्हें बात करते देख लिया। वे तेजी से आगे बढ़े और अन्या से बोले, अन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह ग्राहक पहचान पत्र के बिना पैसे निकालना चाहता है। हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। अन्या ने उनकी ओर देखा और संयमित स्वर में कहा, सर, यह ग्राहक नहीं, यह एक बुजुर्ग हैं जो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इतनी मानवता भी नहीं दिखा सकते? शर्मा थोड़े असहज हो गए। यह नियमों का उल्लंघन है। बैंक की पॉलिसी। सर, क्या पॉलिसी इंसानियत से ऊपर है? अन्या की आवाज में पहली बार दृढ़ता झलकी। बैंक के कुछ ग्राहक अब इस बातचीत की ओर देखने लगे थे। माहौल थोड़ा खिंच गया था। मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूं। अगर कुछ गलत होगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। राघव जी ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर जो कृतज्ञता, हैरानी और उम्मीद से भरी थी। इतने में फिर से उन्होंने आरव का नंबर डायल किया। इस बार कुछ रिंग्स के बाद फोन उठ गया। हेलो, दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज आई। आरव बेटा, मैं बैंक में हूं। तुम्हारा फोन बंद था। पापा, आप ठीक हैं? आप बैंक में क्यों, क्या हुआ? आवाज अब चिंतित हो उठी थी। अन्या ने फोन लिया और बोली, नमस्ते सर, मैं अन्या बोल रही हूं। मैं इस बैंक में इंटर्न हूं। आपके पिताजी यहाँ हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। आरव की आवाज बदली, मैं अभी आ रहा हूं। फोन कट गया। राघव जी ने अन्या की ओर देखा। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई, शायद कई दिनों बाद। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उन्होंने पूछा। अन्या, उसने कहा।
अन्या जैसे कोई पवित्र शुरुआत, उन्होंने कहा। वो दोनों कुछ क्षण चुप रहे, लेकिन अब वह चुप्पी भारी नहीं थी। उसमें उम्मीद थी, विश्वास था। बैंक की भीड़ अब भी वैसी ही थी, लेकिन राघव जी के चारों ओर अब एक नया घेरा बन चुका था। एक लड़की का साहस, एक इंसान की करुणा, और एक बेटे की आने वाली उपस्थिति। एक कहानी जो कुछ देर पहले तक केवल तिरस्कार और अकेलेपन की थी, अब धीरे धीरे एक मोड़ लेने वाली थी। और यह मोड़ एक नई शुरुआत का संकेत था। मुंबई की सड़कों पर जैसे ही आरव की कार बैंक की ओर मुड़ी, उसका मन बेचैन हो उठा। फोन पर अन्या की बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वह नहीं जान पाया था कि उसकी अनुपस्थिति ने उसके पिता को किन हालातों में डाल दिया था। आरव राघव जी का इकलौता बेटा था। आज एक सफल उद्योगपति, कई कंपनियों का मालिक और शहर की जानी मानी हस्तियों में से एक। लेकिन उसके जीवन की नींव उसके पिता ने रखी थी सीमित साधनों में, सच्चाई और मेहनत के मूल्यों के साथ। कार बैंक के सामने रुकी। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरव बिना रुके सीधे बैंक के भीतर तेज कदमों से घुसा। उसकी मौजूदगी ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। ऊंचा कद, सधे हुए कदम, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरा गंभीर। बैंक का माहौल कुछ पल के लिए ठहर गया। अन्या ने सबसे पहले आरव को देखा और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी। सर, आपके पिताजी वहीं बैठे हैं, उसने हल्के स्वर में कहा और इशारा किया। आरव की नजरें तुरंत उस ओर गईं, जहां राघव जी अब भी शांत बैठे थे। उन्होंने बेटे को देखा और एक पल को दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में वर्षों की दूरी, संकोच और अनकहे संवाद बह निकले। आरव झुककर पिताजी के पास गया। पापा, आप ठीक हैं? राघव जी ने सिर हिलाया। ठीक हूं बेटा, बस पहचान पत्र भूल गया था। उस स्वर में आत्मग्लानि नहीं थी, पर एक हल्की सी शर्म थी, जैसे खुद से नाराजगी हो कि उन्होंने बेटे को परेशानी में डाला। आरव ने उनका हाथ थाम लिया। आपको किसी और को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, पापा। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं, बस शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। उनके बीच की यह बातचीत अब बैंक के बाकी कर्मचारियों और ग्राहकों तक भी पहुंच चुकी थी। सबने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति अब तक एक बुजुर्ग परेशान ग्राहक समझा जा रहा था, वह वास्तव में शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक का पिता है। बैंक मैनेजर शर्मा, जो पहले राघव जी को बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, अब घबराए हुए उनके पास आए। माफ कीजिएगा सर, हम पहचान पत्र न होने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया ही अपना रहे थे। हमें जानकारी नहीं थी कि उनकी आवाज धीमी हो गई। आरव ने उनकी ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे पिता को पहचानते हैं या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने एक बुजुर्ग इंसान को किस नजर से देखा। बैंक में पूरी तरह सन्नाटा था। आपने उन्हें संदेह की निगाह से देखा, उन्हें बैठने तक नहीं दिया, फोन इस्तेमाल करने नहीं दिया, जबकि वो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरव की आवाज अब संयमित लेकिन दृढ़ थी। फिर उन्होंने सबकी ओर देखा और बोले, अगर वो मेरे पिता न होते, अगर वो एक आम नागरिक होते, तो क्या उनका अपमान जायज होता? इस सवाल का कोई उत्तर किसी के पास नहीं था। आरव ने फिर अन्या की ओर देखा। अगर अन्या वहां न होती, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मैं उसका आभारी हूं। अन्या थोड़ी झेंप गई। सर, मैंने सिर्फ वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। राघव जी अब खड़े हो गए थे। उन्होंने सबकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, न कोई शिकायत। सिर्फ एक गहराई थी, जिसमें अनुभव और धैर्य दोनों बसे थे। मैं जानता हूं, आप लोग नियमों के अनुसार काम कर रहे थे,
लेकिन हर नियम के पीछे एक उद्देश्य होता है, लोगों की भलाई। अगर नियम किसी की मदद करने से रोकता है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। बैंक के कुछ ग्राहक अब उनके पास आकर माफी मांगने लगे। हमें नहीं पता था, सर, एक युवक बोला। आप जैसे लोगों की वजह से ही यह समाज चलता है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। शर्मा जी ने झुके सिर से कहा, सर, हम आपसे माफी मांगते हैं। भविष्य में हम जरूर संवेदनशील रहेंगे। आरव ने इस स्थिति को देखते हुए एक और निर्णय लिया। इस बैंक की सेवा की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां कर्मचारियों को सहानुभूति और ग्राहक सम्मान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के खाते से आज की राशि निकालना चाहता हूं। पहचान पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। शर्मा ने तुरंत प्रक्रिया शुरू करवाई। इस बीच अन्या अब चुपचाप किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन भीतर कहीं यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या आज की घटना सिर्फ एक अपवाद थी या समाज वास्तव में बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जब पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी हो गई, राघव जी और आरव बैंक से बाहर निकले। बाहर की हवा अब थोड़ी अलग लग रही थी। राघव जी ने अन्या की ओर मुड़कर कहा, बेटी, अगर तुम न होती तो मैं शायद ये सब झेल नहीं पाता। अन्या ने सिर झुका दिया। वह कुछ कह नहीं पाई। आरव ने भी उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे भीतर एक नेतृत्व देखता हूं, अन्या। समाज को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। यह कहकर वे दोनों अपनी कार की ओर बढ़ गए। बैंक के दरवाजे पर खड़े कई लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अब वे उन्हें उस नजर से नहीं देख रहे थे जैसे पहले देखा था। कुछ देर बाद बैंक का कामकाज फिर शुरू हो गया, लेकिन वहां के माहौल में एक चुपचाप बदलाव आ चुका था। शब्दों से नहीं, पर आंखों से और शायद दिलों से भी। इस कहानी का मोड़ अब आ चुका था, लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो बस उस यात्रा की शुरुआत थी जो कई और जिंदगियों को छूने वाली थी। बैंक से बाहर निकलते ही राघव जी ने एक गहरी सांस ली। यह वही हवा थी जो कुछ देर पहले उन्हें बोझिल लग रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा था। शायद यह बदलाव बाहर की हवा में नहीं, उनके भीतर था। एक लंबा बोझ जो वे मन में लेकर बैठे थे, अब थोड़ा हल्का लग रहा था। आरव चुपचाप उनके साथ चल रहा था। कार सड़क किनारे खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन राघव जी ने अंदर बैठने से पहले चारों ओर देखा। बैंक के दरवाजे पर अब भी कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें पहले संदेह की नजर से देख रहे थे, लेकिन अब आदर से देख रहे थे। राघव जी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और कार में बैठ गए। आरव भी उनके साथ बैठ गया। कार धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। शहर की भीड़, ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजें कार की खिड़की से टकरा रही थीं, लेकिन भीतर एक शांत और भारी सन्नाटा था। आरव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, पापा, माफ कीजिए। मुझे खुद से शर्म आ रही है कि मैं इतनी देर से समझ पाया कि आप किस दौर से गुजर रहे थे। राघव जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अनुभव और स्वीकार था। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, गलती करना इंसानी बात है, लेकिन उसे समझकर बदलना, यही तो असली सुधार है। आज तुम्हारे आने से जो कुछ बदला है वह मेरे लिए काफी है। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। बचपन की कई यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। जब उसके पापा ने उसे स्कूल के लिए तैयार किया था, साइकिल सिखाई थी, पहली नौकरी के लिए हिम्मत दी थी। पापा, उसने फिर कहा, आप अकेले अस्पताल जाने वाले थे, इतना बड़ा दान देने, और आप।
अकेले? मैं हमेशा से अकेला ही गया हूँ, राघव जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी जब मकसद बड़ा हो तो साथ की जरूरत कम पड़ जाती है। आरव चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे थे, क्या उसकी व्यस्तता, उसकी सफलता, उसकी दिनचर्याएं सबने उसे इतना दूर कर दिया था कि वह यह नहीं देख पाया कि उसके पापा अब भी समाज के लिए कितना कुछ कर रहे थे। शिवम को पैसे समय पर मिल गए? राघव जी ने पूछा। मैंने फोन कर दिया है, ट्रांसफर हो चुका है, ऑपरेशन शाम तक शुरू हो जाएगा, आरव ने उत्तर दिया। भगवान उस बच्चे को लंबी उम्र दे, राघव जी ने मन में प्रार्थना की। कुछ देर बाद कार उनके पुराने घर के सामने रुकी, एक साधारण लेकिन साफ सुथरा मकान जिसमें राघव जी अकेले रहते थे। आरव ने उतरते हुए कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, अगर आप चाहें। राघव जी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अब पूछने की जरूरत नहीं है, यह घर तुम्हारा भी है। रात को दोनों ने एक साथ खाना खाया। राघव जी ने वही साधारण दाल चावल बनाया जो वे हर रोज खाते थे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि इस साधारण भोजन में कितना सुकून है, एक ऐसा स्वाद जो उन्हें कभी किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिला। खाने के बाद जब वे बरामदे में बैठे थे, तब राघव जी ने धीरे से पूछा, वो लड़की अन्या, क्या तुम उसे जानते थे पहले से? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन आज जो उसने किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उसकी संवेदनशीलता और हिम्मत ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे भी, राघव जी ने कहा। उसने मुझे उस वक्त इंसान समझा जब सबने मुझे सिर्फ एक परेशान बुजुर्ग के रूप में देखा। आरव ने सोचा कि ऐसे लोग जो अनजान होते हुए भी सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं, कितने दुर्लभ होते हैं। और यह समाज जो अक्सर बाहरी रूप, कपड़े या सामाजिक हैसियत के आधार पर लोगों को आंकता है, उन सच्चे इंसानों को पहचानने में चूक कर बैठता है। सुबह की पहली किरण जब आंगन में पड़ी तो आरव की नींद खुली। उसने देखा, राघव जी पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो वह अपने बचपन में देखा करता था। नाश्ते के बाद आरव ने कहा, पापा, मैं अन्या से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे फाउंडेशन से जुड़ जाए। राघव जी ने सहमति में सिर हिलाया, अगर वो माने तो ये इस देश के लिए भी सौभाग्य होगा। आरव ने उसी दिन अन्या को कॉल किया। शुरुआत में अन्या को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छोटे से कार्य ने उसे इतना बड़ा अवसर दिलाया है। वह थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर विनम्र स्वर में बोली, सर, मैं इस बारे में सोचकर आपको उत्तर दूंगी, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकूं समाज के लिए तो जरूर करना चाहूंगी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं, अब बस औरों को सिखाना बाकी है। राघव जी ने दूर बैठे यह बातचीत सुनी और उनके चेहरे पर एक गर्व की झलक आ गई। वे जानते थे कि उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही। यह कहानी अब उस लड़की की भी थी जिसने न सिर्फ उन्हें इज्जत दी बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाया। और इस कहानी का सफर अभी बाकी था। कुछ दिन बाद जब अखबारों में एक बुजुर्ग दानी और एक साहसी छात्रा की खबर छपी तो यह एक लहर बन गई। लोग चर्चा करने लगे, बहसें शुरू हुईं, क्या हम वाकई एक सहानुभूतिपूर्ण समाज हैं? क्या नियमों से ऊपर मानवता होनी चाहिए? शहर जाग रहा था, शब्दों के नहीं, संवेदना के बल पर। मुंबई की एक शांत सुबह। सूरज की पहली किरणें जब शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर पड़ी तो वे किसी सोए हुए शहर को धीरे धीरे जगा रही थीं। लेकिन इस सुबह की हलचल किसी आम दिन से अलग थी। राघव जी और अन्या की कहानी अब केवल एक निजी अनुभव नहीं रही थी। अखबारों, सोशल मीडिया और टीवी चैनलों ने इसे प्रमुखता से उठाया था।
एक बुजुर्ग दानी और साहसी युवती की कहानी अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। बैंक की शाखा, जहां यह सब घटा था, अब सुर्खियों में आ चुकी थी। शाखा प्रबंधक शर्मा सहित पूरे स्टाफ पर शहर की नजरें थीं। वरिष्ठ प्रबंधन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। कई लोगों ने इस घटना को बैंकिंग सेवा में सहानुभूति की कमी का उदाहरण बताया, तो कईयों ने कहा कि यह केवल एक भूल थी जिसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह घटना समाज के भीतर के उस हिस्से को उजागर कर गई थी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारी जल्दीबाजी में की गई धारणाएं, हमारी असंवेदनशीलता और वह चुप्पी जो अक्सर गलत होते हुए भी कुछ कहने से रोक देती है। बैंक के मुख्यालय से एक प्रतिनिधि टीम उसी शाखा में जांच के लिए पहुंची। सभी कर्मचारियों को बुलाया गया। शर्मा जी को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया। कक्ष के भीतर एक गहन चुप्पी थी। शर्मा जी के चेहरे पर तनाव साफ था। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, लेकिन हमारी बैंकिंग पॉलिसी बहुत स्पष्ट है, बिना वैध पहचान पत्र के बड़ी राशि निकालना संभव नहीं है। हमारी नियमानुसार कार्यवाही थी। टीम के वरिष्ठ सदस्य ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने तक की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्यों उसे बार बार अपमानजनक व्यवहार सहना पड़ा? शर्मा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं शायद बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे गया। भीड़ थी, तनाव था, और मैंने सोचने में गलती की। क्या आपने कभी सोचा कि आपके शब्दों का उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ा होगा? टीम सदस्य ने सीधा सवाल किया। शर्मा ने सिर झुका लिया। उसी समय एक और कर्मचारी ने धीमे स्वर में हस्तक्षेप किया, सर, मैं खुद उस समय वहां था। मैं मानता हूं कि हम सबने संवेदनशीलता की कमी दिखाई। वह व्यक्ति शांत था, परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसे गलत नजर से देखा। अब तक अन्य स्टाफ भी सहमत होते दिखाई देने लगे। धीरे धीरे सबने यह स्वीकार किया कि अन्या ने जो किया वही सही था। बैंक के अधिकारी ने कहा, हमें यह समझने की जरूरत है कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत। आज देश भर में यह घटना एक उदाहरण बन चुकी है। हमारे लिए यह शर्म की बात है, लेकिन साथ ही यह सुधार का अवसर भी है। अन्या, जो उस दिन के बाद फिर से बैंक नहीं लौटी थी, को भी एक विशेष आमंत्रण भेजा गया था। उसे सम्मानित करने के लिए बैंक के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वाले दिन बैंक के हॉल में सब एकत्रित हुए थे। पत्रकार, बैंक के ग्राहक, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मचारी सब वहां मौजूद थे। मंच पर अन्या को बुलाया गया। उसने सादा सूती कुर्ता पहना था, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह मंच पर गई, माइक के सामने खड़ी हुई और थोड़ी देर चुप रही। फिर बोली, मैं कोई नायिका नहीं हूं। मैंने बस वही किया जो कोई भी कर सकता था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे अधिक परेशान किया वह यह नहीं थी कि किसी बुजुर्ग को नियमों के नाम पर रोका गया, बल्कि यह था कि इतने लोगों की मौजूदगी में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी श्रोता शांत थे। हमेशा नियम टूटते हैं जब बात जीवन की हो, लेकिन संवेदना का टूटना सबसे बड़ा अपराध है, उसने कहा। फिर उसने राघव जी की ओर देखा, जो मंच के सामने की पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जैसे यह संकेत दे रहे हों कि उन्होंने उसकी बात पूरी तरह समझी। कार्यक्रम के अंत में अन्या को सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए यह सम्मान नहीं बल्कि एक संदेश था कि समाज अभी भी बदल सकता है, अगर हम में एक दूसरे को सुनने और समझने की इच्छा हो। इसके बाद बैंक ने संवेदनशील ग्राहक सेवा पर एक नई पहल की घोषणा की।
सभी कर्मचारियों को एक नई ट्रेनिंग दी जाने वाली थी, जिसमें केवल नियम नहीं बल्कि व्यवहार और मानवीय दृष्टिकोण भी शामिल थे। आरव, जो इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल था, मंच पर गया और बोला, मैं इस बैंक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और सुधार का रास्ता चुना। लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, यह केवल बैंक की गलती नहीं थी, यह समाज का आईना भी है। हमें अपने भीतर झांकना होगा। उसने अन्या की ओर देखा, और हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस समाज को आगे ले जाने के लिए हमें ऐसे ही युवा दिलों की जरूरत है, जिनमें साहस हो, सहानुभूति हो और सही को सही कहने की ताकत हो। कार्यक्रम के अंत में जब सभी लोग बाहर निकल रहे थे, तो बैंक के दरवाजे पर वही गार्ड खड़ा था, जिसने उस दिन राघव जी से बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया था। वह चुपचाप उनके पास आया और बोला, सर माफ करिए, मैंने बहुत गलत किया। राघव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना ही इंसानियत है। सड़क पर तेज रफ्तार में चलती गाड़ियां, मोबाइल में व्यस्त लोग, समय के पीछे भागती जिंदगी, इन सबसे दूर उस छोटे से कार्यक्रम ने एक बड़ा बदलाव शुरू कर दिया था। यह बदलाव न कानून से आया था, न किसी आंदोलन से, बल्कि एक साधारण इंसान की असाधारण संवेदना से। और यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अभी कई किरदारों को समझना बाकी था, कई रिश्तों को जोड़ना बाकी था, और सबसे जरूरी, कई दिलों को छूना बाकी था। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अब भी लोगों के चेहरों और मन में गूंज रहा था। कई पत्रकारों ने इस घटना को एक नवजागरण का क्षण कहा, जबकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे भारतीय समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते व्यवहार पर एक बहस की शुरुआत माना। अन्या कार्यक्रम के बाद बैंक के प्रांगण में अकेली खड़ी थी। उसके पास कई लोग आए, हाथ मिलाया, तारीफ की, सेल्फी ली, लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम होती गई, वो फिर से अपने सामान्य स्वरूप में लौट आई, एक साधारण लड़की जिसने बस एक असाधारण क्षण में सही निर्णय लिया। वहीं कुछ दूरी पर राघव जी खड़े थे, जिनके आसपास अब अलग ही वातावरण था। पहले जहां उन्हें नजरअंदाज किया गया था, अब वहां श्रद्धा और सम्मान की लहर दौड़ रही थी। लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष उत्साह नहीं था। उनके लिए यह बदलाव देर से आया एक न्याय था, कोई उत्सव नहीं। आरव उनकी ओर आया और कहा, पापा, आज जो कुछ हुआ उससे मुझे गर्व है, लेकिन साथ ही एक बोझ भी महसूस हो रहा है कि ये सब तब हुआ जब आप अपमान के उस मोड़ से गुजर चुके थे जिसे कभी महसूस नहीं करना चाहिए था। राघव जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये दुनिया हमेशा ऐसे ही रही है। लोग जल्दीबाज होते हैं। वो देखकर नहीं समझते, सुनकर नहीं सोचते। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को रोशनी में बदल सकती है। अन्या वही चिंगारी थी। आरव चुप रहा। उसने अपने पिता को पहली बार इतने शांत और संतुलित रूप में देखा था, जैसे वो केवल जीवन के अनुभवों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों से उभरने की शक्ति से गढ़े गए हों। कुछ ही समय में यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अनाया की सुनो ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इस घटना से जुड़ी अपनी कहानियां साझा करनी शुरू की। कभी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की मदद, कभी बस में सीट देने का अनुभव, कभी एक अनजान बूढ़े की सूनी आंखों से टकराई निगाह। बात अब सिर्फ राघव जी की नहीं रही थी। यह बात बन गई थी समाज के उस कोने की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बुजुर्गों की गरिमा, उनकी चुप्पी में छिपा संघर्ष और हमारी रोजमर्रा की असंवेदनशीलता। इसी बीच आरव ने अन्या को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा, उनके परिवार द्वारा संचालित सामाजिक सेवा संस्था में एक पूर्णकालिक भूमिका निभाने का। प्रस्ताव पत्र में लिखा था, प्रिय अन्या, आपने जिस संवेदना,
साहस और विवेक के साथ एक मुश्किल परिस्थिति में मानवीय मूल्य दिखाएं, वह केवल प्रशंसा के योग्य नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाला है। हम आपको हमारे फाउंडेशन में युवा प्रभाव समन्वयक के रूप में आमंत्रित करते हैं, जहां आप समाज की आवाज बन सकें जिन्हें अब भी सुनने की जरूरत है। अन्या ने यह पत्र पढ़ा और कुछ क्षणों तक स्थिर बैठी रही। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी, जो केवल नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह थी। उस रात वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांदनी फैली थी और सड़कें थोड़ी शांत हो चुकी थीं। वो सोच रही थी कि क्या वो इस रास्ते पर चलने को तैयार है जहां न तो वेतन तय है, न पद की प्रतिष्ठा, लेकिन जहां दिलों को बदलने का काम होता है। अगली सुबह उसने आरव को फोन किया। सर, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं एक शर्त रखना चाहती हूं। कहिए, आरव ने जवाब दिया। इस संस्था का काम केवल मदद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को संवेदनशील बनाना भी। मैं चाहती हूं कि हम एक अभियान शुरू करें जिसमें युवाओं को बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। हमें सिर्फ दान नहीं, दृष्टिकोण बदलना है। आरव ने थोड़ी देर मौन के बाद कहा, यह वही बात है जो मेरे पापा सालों से कहते आए हैं। मुझे खुशी है कि आप वही कर रही हैं जो वे हमेशा चाहते थे। इस तरह सम्मान संवाद नामक एक नई पहल की शुरुआत हुई। इस पहल के तहत स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट्स में वर्कशॉप्स आयोजित की गईं, जहां बुजुर्गों की कहानियां सुनाई जाती, युवाओं को उनसे संवाद करने का मौका दिया जाता और यह बताया जाता कि गरिमा केवल पद या धन से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। पहली वर्कशॉप में अन्या ने एक बहुत ही साधारण लेकिन मार्मिक बात कही, किसी के सफेद बालों को देखकर हंसिए मत। वो उस समय के गवाह हैं जब आपके आज के लिए नींव रखी जा रही थी। वो दिन खास था और अनगिनत ऐसे दिन आने वाले थे। इस पहल की सफलता से आरव और राघव जी दोनों अभिभूत थे। जहां आरव इस काम को अपनी मां की स्मृति में एक श्रद्धांजलि मानते थे, वहीं राघव जी के लिए यह एक अधूरे स्वप्न की पूर्ति थी, एक ऐसा समाज जहां उम्र से पहले आदर आता है और चुप्पी से पहले संवाद। धीरे धीरे मीडिया का शोर कम हुआ, खबरें बदली, नए मुद्दे आए। लेकिन जिन लोगों ने उस घटना को देखा, महसूस किया और उससे कुछ सीखा, उनके लिए यह एक स्थायी परिवर्तन बन चुका था। राघव जी अब भी हर सुबह पूजा करते थे, हर शाम चाय बनाते थे, लेकिन अब उनकी चाय की प्याली में एक अतिरिक्त मिठास होती थी, सम्मान की। और अन्या, जिसने एक दिन सिर्फ एक फोन और थोड़ी सहानुभूति देकर एक आंदोलन शुरू कर दिया था, अब उस यात्रा की अगुआ बन चुकी थी। कहानी का यह पड़ाव स्थिर जरूर था, लेकिन अंतिम नहीं, क्योंकि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक वह हर दिल तक न पहुंचे। और यह बदलाव अब चल पड़ा था, चुपचाप लेकिन दृढ़ता से। कुछ महीनों बाद मुंबई की वही शाखा जहां एक दिन राघव जी को संदेह की नजर से देखा गया था, अब बदल चुकी थी। न सिर्फ वहां की दीवारों का रंग बदला था, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की सोच और व्यवहार में भी एक नया रंग भर गया था। अब उस बैंक की दीवारों पर एक नई पोस्टर लगी थी, यहाँ सेवा केवल लेन देन नहीं, सम्मान के साथ होती है। पोस्टर के नीचे अन्या और राघव जी की एक तस्वीर थी, जिसमें अन्या फोन पकड़े मुस्कुराती हुई खड़ी थी और राघव जी शांति से बैठे हुए। बैंक में आने वाले हर बुजुर्ग को अब विशेष प्राथमिकता दी जाती थी और कर्मचारियों को हर सुबह ड्यूटी शुरू करने से पहले 5 मिनट का संवेदनशीलता संवाद करना अनिवार्य था। इसमें वे एक दूसरे के साथ किसी हालिया अनुभव को साझा करते थे, जिससे वे केवल कर्मचारी नहीं, बेहतर इंसान बन सकें। इधर सम्मान संवाद अभियान शहर के बाहर भी फैलने लगा था।
पुणे, नागपुर, जयपुर, बंगलुरु कई शहरों में कार्यशालाएं आयोजित हो रही थीं। अन्या और उनकी टीम, जिसमें अब युवा मनोवैज्ञानिक, समाजसेवी और शिक्षक शामिल हो चुके थे, लगातार यात्राएं कर रही थी। एक कार्यशाला के बाद जब अन्या देर रात अपने गेस्ट हाउस के कमरे में लौटी तो उसे एक ईमेल मिला। विषय पंक्ति थी, धन्यवाद, तुमने मेरी मां को फिर से मुस्कुराना सिखाया। मेल किसी अनजान युवक का था, जिसमें लिखा था, मेरी मां एक वृद्धाश्रम में रहती थीं। कभी कभी मैं जाता था, लेकिन सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। जब मैंने आपकी कहानी पढ़ी तब पहली बार सोचा कि मैंने उनकी चुप्पी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पिछले हफ्ते जब मैं उनके पास गया तो उन्हें सिर्फ मिठाई नहीं, अपना समय भी दिया। हम दोनों ने साथ बैठकर पुराने एल्बम देखे, पुराने गीत गाए। मैंने वर्षों में पहली बार उन्हें हंसते हुए देखा। शुक्रिया अन्या, तुमने सिर्फ अपने एक निर्णय से न जाने कितने रिश्तों को फिर से जीवन दिया है। अन्या ने मेल पढ़कर फोन एक ओर रखा और खिड़की के बाहर अंधेरे में झांकने लगी। वहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी भूमिका अब सिर्फ एक संस्था की कोऑर्डिनेटर की नहीं रही, बल्कि एक पुल की बन चुकी थी जो दो पीढ़ियों के बीच संवाद का मार्ग बना रही थी। अगले दिन की कार्यशाला नागपुर के एक कॉलेज में थी। वहां छात्रों की संख्या अपेक्षा से अधिक थी। अधिकतर युवा थे, कुछ शिक्षक भी, और कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यशाला का विषय था, संवाद की शक्ति और उम्र की गरिमा। अन्या ने मंच पर आकर वही शब्द दोहराए जो उसने पहली बार मुंबई में बोले थे। हम सब चाहते हैं कि हमें समझा जाए, सुना जाए। लेकिन क्या हम दूसरों को वो ही मौका देते हैं? विशेषकर उन लोगों को जिनके पास अब कहने के लिए शब्द कम रह गए हैं, लेकिन अनुभव और भावनाएं अब भी गहराई से भरी हैं। एक छात्र ने खड़े होकर पूछा, आपने एक बुजुर्ग के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने कैसे तय किया कि वो सही हैं? कहीं वो झूठ भी बोल सकते थे। यह सवाल तीखा था, लेकिन आवश्यक भी। अन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सवाल करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले विश्वास करना और सुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम हर चेहरे को शक की नजर से देखेंगे तो हम कभी इंसान नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ पहचान पत्र देखेंगे। श्रोताओं के बीच सन्नाटा था, लेकिन वह बोझिल नहीं, विचारों से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर राघव जी अब अपने पुराने जीवन में लौट चुके थे। हर सुबह उठना, प्रार्थना करना, अखबार पढ़ना और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना। लेकिन अब उन्हें जानने वालों की संख्या बढ़ गई थी। कभी कभी कोई पड़ोसी उनके पास आता, कोई पत्रकार मिलने आता, तो कोई युवा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। राघव जी कभी खुद को इस सब का केंद्र नहीं मानते थे। उनके लिए यह सब सिर्फ एक उदाहरण था कि अगर कोई सही समय पर सही कदम उठाए तो बदलाव संभव है। एक शाम जब वे अपने पुराने कागजों को कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह वही डायरी थी जिसमें उन्होंने वर्षों पहले अपनी पत्नी के गुजरने के बाद अपने विचार लिखना शुरू किया था। डायरी का पहला पन्ना था, तुम्हारी चुप्पी अब मेरी आदत बन गई है। उन्होंने वह डायरी दोबारा पढ़ी और कई पन्नों पर आंसू की बूंदें अब भी सूखी नहीं थीं। उन्होंने एक नया पन्ना खोला और लिखा, आज मैं अकेला नहीं हूं। मेरी कहानी अब अनगिनत कहानियों का हिस्सा है। तुमने कहा था, शब्दों में ताकत होती है। आज मैं देख रहा हूं कि कैसे एक लड़की के शब्दों ने मेरी चुप्पी को गूंज बना दिया है। इधर आरव भी अब अधिक समय अपने पिता के साथ बिताने लगा था। वो अब हर महीने एक दिन फाउंडेशन की किसी परियोजना में भाग लेता, किसी वृद्धाश्रम जाता या अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिताता।
एक दिन उसने राघव जी से कहा, पापा, आप चाहते हैं कि हम कोई पुस्तक प्रकाशित करें आपकी कहानी पर? राघव जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो अन्या को यह जिम्मेदारी दो। मेरी कहानी तो अब उसकी आवाज से ही जानी जाती है। आरव ने उसी शाम अन्या को फोन किया, क्या तुम एक किताब लिखना चाहोगी? शीर्षक हो सकता है सम्मान की तलाश में एक सफर। यह मेरे पापा की जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन तुम्हारे शब्दों से लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा असर होगा। अन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन यह सिर्फ आपके पापा की नहीं होगी। यह हर उस व्यक्ति की कहानी होगी जिसे समाज ने अनदेखा किया, और फिर जब सुना तो देर हो चुकी थी। उस शाम एक नया सफर शुरू हुआ, एक किताब जो सिर्फ घटनाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली आवाज बनने वाली थी। और शायद यही था उस बदलाव का असली रूप, जहां एक छोटी सी करुणा की चिंगारी एक पीढ़ी से दूसरी तक उम्मीद की लौ बनकर फैल रही थी। मुंबई की एक शांत दोपहर। बारिश अभी अभी थमी थी और आसमान में कुछ सुनहरी रोशनी छिटक रही थी। फाउंडेशन के कार्यालय में एक विशेष बैठक चल रही थी। टेबल पर एक मोटी स्क्रिप्ट रखी थी जिसके कवर पर लिखा था, सम्मान की तलाश में एक सफर, शब्द अन्या शर्मा। कमरे में अन्या, आरव और कुछ वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। यह वही पुस्तक थी जिस पर पिछले 3 महीनों से काम चल रहा था। अन्या ने हर उस घटना को, हर उस क्षण को शब्दों में बांधा था जो केवल राघव जी की जिंदगी नहीं बल्कि समाज के बदलते चेहरे की भी झलक थी। क्या आपने अंतिम अध्याय पढ़ लिया? आरव ने पूछा। अन्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने वहां एक सवाल छोड़ा है, एक खुला प्रश्न। कौन सा सवाल? आरव ने उत्सुकता से पूछा। अन्या ने धीरे से कहा, क्या हम सम्मान को सिर्फ तब याद करते हैं जब वह छीना जाता है? कमरे में कुछ क्षणों का मौन छा गया। यह सवाल जितना सरल था उतना ही गहरा भी। पुस्तक का विमोचन 1 सप्ताह बाद एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र में होना तय हुआ। प्रेस, लेखक, समाजसेवी, छात्र और बुजुर्गों को आमंत्रित किया गया। राघव जी विशेष अतिथि थे। पहले तो उन्होंने इनकार किया, पर अन्या के आग्रह पर मान गए। विमोचन वाले दिन मंच को सादगी और गरिमा के साथ सजाया गया था। कोई चमक-धमक नहीं, कोई भव्यता नहीं, बस एक बड़ा बैनर जिसमें पुस्तक का शीर्षक और एक वाक्य था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संवाद है। मंच पर अन्या, आरव, राघव जी और 2 अतिथि बैठे थे, एक प्रसिद्ध लेखक और एक सामाजिक चिंतक। समारोह शुरू हुआ। जब बोलने का समय आया, अन्या माइक के पास गई। उसके हाथ में वही डायरी थी जो राघव जी ने उसे दी थी, उसकी कुछ झलकियां किताब में शामिल की गई थीं। मैंने जब इस किताब पर काम शुरू किया तब यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, उसने कहा। लेकिन जब मैं राघव जी की डायरी के पन्ने पढ़ती गई तो मुझे एहसास हुआ कि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन हजारों बुजुर्गों की कहानी है जो हर दिन सिर्फ इसलिए अनसुने रह जाते हैं क्योंकि वे ऊंचा बोलना नहीं जानते। यह पुस्तक कोई समाधान नहीं देती, उसने आगे कहा, यह सिर्फ एक दर्पण है जिसमें हम सबके व्यवहार, हमारी चुप्पियां और हमारे निर्णय दिखते हैं। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। फिर राघव जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वे धीरे से उठे, मंच के पास आए और थोड़ी देर माइक को देखकर चुप खड़े रहे। फिर बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी चुप्पी किसी किताब का हिस्सा बनेगी। मैं तो बस जी रहा था जैसे लाखों लोग जीते हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरी चुप्पी को एक आवाज मिली, अन्या की आवाज। उसने मेरी व्यथा नहीं, मेरे सम्मान को पहचाना। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। आज अगर इस किताब में कोई भी आपको छूती है तो कृपया यह मत समझिए कि यह मेरे बारे में है। यह उस समाज के बारे में है
जो तेज दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों को देखना भूल गया है। शब्दों में गहराई थी, अनुभव था, और वह आंतरिक शांति थी जो केवल सहन कर चुके इंसान में होती है। वक्ता तालियों के साथ मंच से उतरे। पुस्तक विमोचन हुआ। कैमरे चमके। पत्रकारों ने तस्वीरें लीं। लेकिन अन्या अब भी मंच के पीछे एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही अधूरापन भी। आरव वहां पहुंचा। क्या हुआ? उसने पूछा। अन्या ने धीमे स्वर में कहा, पुस्तक पूरी हो गई, लेकिन बदलाव का सफर अभी शुरू हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, लोग इस कहानी से क्या सीखेंगे? आरव ने पूछा। शायद यह कि इंसानियत किसी आईडी कार्ड से बड़ी होती है, उसने जवाब दिया। इसी दौरान एक बुजुर्ग दंपति उनके पास आए। महिला ने कहा, बिटिया, तुमने हमारे बेटे को बदल दिया। वह हमें अब हर रविवार मिलने आता है। पहले कभी कभी फोन करता था, अब साथ बैठकर बातें करता है। अन्या मुस्कराई। यह किताब की सबसे बड़ी समीक्षा थी बिना शब्दों के। रात को जब सब लौटे, राघव जी अपने घर में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने पुराने ट्रांजिस्टर पर पुराना गीत लगाया, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। लेकिन अब यह गीत उदासी नहीं लाता था। अब उसमें स्मृति थी, पर पछतावा नहीं। तभी दरवाजा खटखटाया। बाहर मोहल्ले का एक लड़का खड़ा था। दादाजी, मेरी दादी का बैंक खाता बंद हो गया है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? राघव जी मुस्कराए। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटे छोटे दृश्य, छोटे छोटे संवाद, लेकिन उनमें बड़ा बदलाव छिपा था। इधर अन्या अब किताब के बाद एक नई परियोजना की योजना बना रही थी, संवाद सर्कल, जहां बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठकर अनुभव साझा करते, कहानियां सुनते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। पहला सत्र अगले महीने तय था। एक पार्क में, खुले मैदान में, बिना मंच, बिना माइक, बस जमीन पर बैठकर आंखों में देखकर बात करना। अन्या जानती थी, बदलाव भाषणों से नहीं, बातचीत से आता है। और अब उस संवाद का बीज बोया जा चुका था। इस किताब की एक प्रति देश के राष्ट्रपति भवन को भी भेजी गई थी, और एक प्रति उन सभी सरकारी दफ्तरों में जिनके वेटिंग रूम में अक्सर बुजुर्ग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, कभी सहारे के लिए, कभी सम्मान के लिए। शब्द अब पन्नों से बाहर निकलकर दीवारों पर चिपक रहे थे, व्यवहार में उतर रहे थे, रिश्तों को जोड़ रहे थे। यह किताब थी, लेकिन उससे ज्यादा एक शुरुआत थी। एक नए समाज की, जहां गरिमा उम्र से नहीं, इंसानियत से मिलती है। मुंबई की सुबह थोड़ी ठंडी थी। आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था, और हवा में एक तरह की शांति थी जो केवल तब आती है जब भीतर कुछ पूर्ण होता है। आज संवाद सर्कल का पहला सार्वजनिक सत्र आयोजित किया गया था। आयोजन का स्थान शहर के एक पुराने पार्क का वह हिस्सा था जहां कभी राघव जी की पत्नी को बच्चों को कहानियां सुनाने में आनंद आता था। पार्क के भीतर एक बड़ी सी चटाई बिछाई गई थी। उसके चारों ओर न कुर्सियां थीं, न कोई औपचारिक मंच। लोग धीरे धीरे आकर जमीन पर बैठने लगे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, छात्र और कुछ ऐसे भी जो केवल सुनने आए थे। अन्या आयोजन की तैयारी स्वयं देख रही थी। वह चाहती थी कि सब कुछ सहज हो, जैसे कोई परिवार एक साथ बैठकर शाम बिताता है। शुरुआत में थोड़ी चुप्पी थी। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई संकेत तलाश रहे हों कि बात कहां से शुरू हो। फिर एक बुजुर्ग महिला ने हाथ उठाया। मुझे बोलने दिया जाएगा? उसने पूछा। अन्या ने सिर हिलाया। यही तो वजह है कि हम यहाँ हैं, बोलने और सुनने के लिए। महिला ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मेरे पति सेना में थे,
और एक दिन नहीं लौटे। फिर मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वह विदेश गया और अब केवल साल में एक बार वीडियो कॉल करता है। मुझे शिकायत नहीं है। शायद वह व्यस्त होगा, लेकिन मुझे यह मंच देखकर अच्छा लगा जहां कोई पूछता है कि आप कैसे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई कठोरता नहीं थी। सिर्फ एक सच्ची चाह थी सुने जाने की। इसके बाद कई और लोगों ने अपनी बातें रखीं। किसी ने अपनी जवानी की संघर्षगाथा, किसी ने अपने खोए हुए सपनों की झलक, और कुछ युवाओं ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को कभी वक्त नहीं दिया, अब पछताते हैं। फिर राघव जी बोले, कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी के आखिरी पन्ने किसी लाइब्रेरी की धूल भरी किताब की तरह हो जाते हैं जो वहां है, लेकिन कोई खोलकर पढ़ता नहीं। इस संवाद से लगता है कि कोई फिर से हमारे पन्नों को पढ़ना चाहता है। भीड़ चुप थी, लेकिन हर चेहरा बोल रहा था। सत्र समाप्त हुआ, लेकिन लोग वहीं बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ इंसान और उनकी कहानियां। कार्यक्रम के बाद अन्या और आरव पार्क के कोने में बैठ गए। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? आरव ने पूछा। काफी नहीं, अन्या ने कहा, लेकिन यह शुरुआत है। जब लोग संवाद करेंगे तो समाज बदलेगा। जब बुजुर्गों की आंखों में आंसू नहीं, कहानियां होंगी, तब हम कह सकते हैं कि कुछ बदला है। इसी बीच फाउंडेशन को भारत सरकार से एक निमंत्रण आया। उन्हें राष्ट्रीय सामाजिक नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। यह सम्मान न सिर्फ संस्था के लिए, बल्कि उस सोच के लिए था जिसने गरिमा और सम्मान को समाज के हर स्तर पर पहुंचाने का सपना देखा था। समारोह दिल्ली में हुआ। मंच पर प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे। जब अन्या, आरव और राघव जी को मंच पर बुलाया गया, तो तालियों की आवाज थोड़ी लंबी चली। यह केवल सम्मान की नहीं, एक विचार की स्वीकृति थी। सम्मान ग्रहण करते समय अन्या ने मंच से कहा, हमने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। हमने सिर्फ सुना उन लोगों को जिनकी आवाज अक्सर शोर में खो जाती है। और यह काम कोई भी कर सकता है। आपको केवल थोड़ा समय देना है, थोड़ी सहनशीलता और थोड़ा प्रेम। उसके शब्दों ने हजारों दिलों को छुआ। पुरस्कार मिलने के बाद एक नई परियोजना की घोषणा की गई, सुनो तो सही। इसके तहत देश भर के स्कूलों में इंटरजेनरेशन संवाद सत्र आयोजित किए जाने थे। छात्रों को हर महीने एक बुजुर्ग से मिलना होता, उनकी कहानियां सुननी होती और उस अनुभव को लिखित रूप में साझा करना होता। इस पहल का मकसद था शब्दों को पुल बनाना, उम्र को दूरी नहीं, अनुभव का सेतु बनाना। समय बीतता गया। किताब अब कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी थी। जापान, जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इस पहल की चर्चा होने लगी थी। लेकिन उस सब के बीच राघव जी अब भी हर सुबह अपनी छत पर तुलसी में पानी देते और हर शाम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते। वे बदल नहीं गए थे, पर समाज ने उन्हें देखने का तरीका बदल लिया था। एक दिन अन्या उनके पास आई और कहा, दादाजी, मुझे डर लगता है कि एक दिन लोग फिर भूल जाएंगे। फिर से वही उदास चुप्पी लौट आएगी। राघव जी ने मुस्कुराकर कहा, संवेदनशीलता कोई मोमबत्ती नहीं जो बुझ जाए, यह बीज है जो जहां भी गिरे वहां कुछ न कुछ अंकुरित करता है। तुमने बहुत बीज बोए हैं। वह दिन शाम में बदल गया। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं। अन्या ने अपनी नोटबुक निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, एक समय था जब एक बुजुर्ग अकेले बैंक गया था। आज एक समाज उसके साथ चल रहा है। वह पंक्ति उस किताब की आखिरी नहीं, उस विचार की शुरुआत थी जो अब थमने वाला नहीं था। कहानी पूरी हो गई थी कागज पर,
लेकिन जिंदगी में यह सिर्फ एक अध्याय था। सम्मान की तलाश अब किसी एक राघव तक सीमित नहीं थी। यह हर घर, हर गली, हर दिल में गूंजने लगी थी। और यही थी उस कहानी की सबसे सच्ची जीत, जब वह किसी एक की न रहकर सबकी हो गई।